बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हक है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हो, और उन्होंने चूज़ किया है, नॉमिनेट किया है जाम कमाल साहब को, और हम जाम कमाल साहब को एज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान फुली बैक करते हैं। पीटीआई ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए जाम कमाल की हिमायत कर दी। बनीगाला में बीएपी वक्त से मुलाकात के बाद ऐलान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास सूबे में नशिस्तों की तादाद 24 हो गई। कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा? परवेज खटक ने फैसला कप्तान पर छोड़ दिया। कहते हैं इमरान खान का फैसला आंखें बंद करके कबूल करेंगे, क्योंकि कोई कल ऐसी बात नहीं, हम मिले बैठे, हम दोस्त इकट्ठे हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो प्लीज़ ये प्रोपेगेंडा छोड़ दे। जो खान साहब हमारा लीडर है, जो फैसला करेगा हम आंखें बंद करके उसके पीछे जाएंगे। चीन से मंगवाया गया झूला इस्तेमाल शुदा था। कराची अस्करी पार्क हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। नाकिस मटेरियल और गलत फिटिंग का भी इंकशाफ। अमला भी गैर तरबियत याफ्ता निकला। कारकुनों की बाजियाबी और दफातर दोबारा तामीर करने की इजाजत दी जाए। एमक्यूएम ने जहांगीर तरीन को मुतालबात की पोटली थमा दी। कराची के 12 हल्कों में वोटों की दोबारा गिनती का भी मुतालबा। मुत्तहिदा ने कोई मुतालबा नहीं रखा, जहांगीर तरीन का दावा। इलेक्शन कमीशन के शफाफ इंतखाबात के दावे मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की घन गरज। एमएमए में इंतशार की बातें अफवाह करार दी गई। इस्लामाबाद में इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पीके 90 में वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। अकरम दुर्रानी की फतह बरकरार। 28 वोटों की बढ़तरी मिली। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के मलिक अदनान ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। पिम्स अस्पताल में नवाज शरीफ के मेडिकल टेस्ट कार्डिक एंजाइम्स की शरह बढ़ गई। साबिक वजीर आजम को मजीद 5 से 6 दिन अस्पताल में रखा जाएगा। मियां साहब की हालत इतनी संगीन नहीं कि बाहर भेजा जाए। निगरान वजीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। मानसहरा के थाना बटल की हदूद में अलगनाक वारदात। नामालूम अफराद की फायरिंग। मियां बीवी और 6 माह की बच्ची जा बहक। अदालत से वापस आ रहे थे, मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। दोहरी शहरियत कानूनी जुर्म नहीं, छुपाने पर कार्रवाई होगी। ये रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकते। अस्खुद नोटिस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कई जजेस भी दोहरी शहरियत रखते हैं। अगले मरहले में फौज के हवाले से तफसीलात लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। सवाल है हुकूमत का। इससे पहले आपने आज न्यूज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन देखी थी। सवाल है वोट का। अब आप लोगों ने वोट तो दे दिया है, जो भी आपकी पसंदीदा सियासी जमात थी या जो भी आपके पसंदीदा इंतखाबी उम्मीदवार थे। अब उन वोटों से जो हुकूमतें बननी हैं, इसलिए हम ये ट्रांसमिशन चला रहे हैं कि सवाल है हुकूमत का कि आखिर किसकी हुकूमत बनने जा रही है। सिचुएशन आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरतोड़ कोशिश कर रही है कि सेंटर में और पंजाब में गवर्नमेंट बना ले। खैबर पख्तूनख्वा में उसके पास नंबर्स काफी भरपूर हैं। बलूचिस्तान की सिचुएशन आपने अभी देख ली कि वहां की सबसे बड़ी पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके जो सरबराह हैं जाम कमाल साहब, उन्होंने कुछ देर पहले मुलाकात की है साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बसिंजो के साथ इमरान खान साहब से, और बलूचिस्तान में मामला तय हो गए हैं। मुख्तलिफ जमातें जो है वो अपना एक कॉलिशन बना के वहां पर जाम कमाल खान साहब, जो कि पहले नून लीग में हुआ करते थे, वहां पर वजीर मुमलिकत थे, अब वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके नए वजीर आला होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का मामला जो है वो अभी तक लटका हुआ है। परवेज खटक साहब डेफिनेटली वहां के वजीर आला बनना चाहते हैं एक दफा फिर, लेकिन शायद इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जो मरकजी क़यादत है वो इस बार परवेज खटक साहब के हक में नहीं है, और आतिफ खान का नाम जो है वो मजबूत उम्मीद
उम्मीदवार के तौर पे लिया जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। पंजाब आ जाए तो यहां पर रस्साकशी जारी है तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान कि किसी न किसी तरह गठजोड़ हो जाए तमाम जमातों के साथ। एक एक उम्मीदवार पंजाब में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को नून लीग अपनी तरफ खींच रही है, किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जानिब खींच रही है। तो नंबर गेम की रेस इस वक्त पंजाब में चल रही है। दोनों का दावा है, तहरीक इंसाफ का भी नून लीग का भी, कि वो नंबर गेम के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। 148 बंदे चाहिए पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए। सिंध की सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है इस हवाले से कि सेंटर में गवर्नमेंट कौन बनाएगा, इसके लिए कराची की कुछ सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इमरान खान साहब ने सियासी और इंतखाबी इनिंग्स तो बज़ाहिर अपने नाम कर ली हैं, लेकिन इनिंग्स डिक्लेयर करने के लिए उन्हें एक छक्के की जरूरत है, 6 सीटों की जरूरत है। और अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये छक्का, ये 6 सीटें इमरान खान साहब के हक में लग जाता है तो उनके लिए सेंटर में, मरकज में हुकूमत बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है कि कल इमरान खान साहब की तरफ से एक डेलीगेशन ने MQM के वफ्द से मुलाकात की और आज इस वक्त MQM की राब्ता कमेटी का इजलास चल रहा है, जहां से कवी इम्कान है कि कुराए फाल तहरीक इंसाफ के नाम ही निकलेगा। हालांकि नून लीग ने भी वहां से काफी कोशिश की MQM को अपनी जानिब खींचने की। अमीन हक साहब क्या हैं हमारे साथ जी? अमीन हक साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं जी हमारे साथ? जी जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपकी राब्ता कमेटी की मीटिंग चल रही है इस वक्त तक। अमीन भाई कुछ खबर तो दें, क्या मामलात हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं? परवाना इधर आता है कि देखिए उधर जाता है, क्या सूरत हाल है? गरीजा देखिए, अभी राब्ता कमेटी का इजलास शुरू नहीं हुआ है। डेफिनेटली आज किसी वक्त मुतवक्का है। और MQM पाकिस्तान चूंकि एक अवामी सियासी जमात है, तो डेफिनेटली हम MQM पाकिस्तान जो भी फैसला करेगी वो अवामी मफाद को रखते हुए करेगी, अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स और अपने कारकुनान के मफादात को देखते हुए। और कल जिस अंदाज से जिस बड़े डेलीगेशन के साथ PTI का वफ्द आया, उसमें कोई शायद बात ये थी कि जहां वफाक से लोग मौजूद थे, उनके साथ साथ सिंध की लीडरशिप और कराची के लोकल लीडरशिप भी उनके साथ थी। और सबकी ख्वाहिश थी कि वफाक में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और चूंकि MQM पाकिस्तान, आपको पता है कि गुज़श्ता तकरीबन 2012 के आखिर से अपोजिशन का किरदार अदा करती चली जा रही है, गुज़श्ता 6 सालों से, लगभग 6 सालों से। और चूंकि अवाम के मसाइल है, कराची के मसाइल है, सिंध के अर्बन सिटीज के मसाइल है, और पीपल्स पार्टी की जो करप्ट नाअहल हुकूमत की बैड गवर्नेंस का जो उन्होंने मुजाहरा किया पिछले 10 सालों में, कराची के अवाम को बूंद बूंद तो पानी को तरसाया है, कराची के निज़ाम को तबाह बर्बाद किया है। ऐसी हुकूमत जो पिछले 10 साल से हुकूमत करती चली आती रही और कराची को सिर्फ 10 बसें देकर कामयाबी का ढंढोरा पीटती चली आ रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए डेफिनेटली कल एक अच्छी मुलाकात रही है, जो कि कई घंटों तक जारी व सारी रही। और MQM पाकिस्तान चूंकि अवामी पार्टी, जैसे मैंने कहा कि अवाम के मफादात को मद्देनजर अक्सर गुफ्तगू करती है, तो हमने उनसे सिर्फ एक चीज डिमांड की है कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की है कि कराची को, हैदराबाद को या अर्बन एरियाज को आप क्या देते हैं। इस सिलसिले में एक अच्छी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बड़े ब्रॉड माइंड तरीके से हमारी तमाम बातों को एक्सेप्ट किया है। तो यानी कि ये MQM के मुतालबात थे जो कल तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात में सामने आए। अर्बन डेवलपमेंट पैकेज से क्या मुराद है? कितना पैकेज आप लोग चाह रहे हैं? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने भी बजट में 10 अरब का पैकेज कराची के लिए रखा है, फेडरल गवर्नमेंट ने 25 अरब का रखा है। तो कितना आप चाहते हैं फेडरल गवर्नमेंट से पैकेज अर्बन डेवलपमेंट की मद में? हाँ देखिए, सिंध हुकूमत तो जिस तरह मैंने कहा कि कराची को नजरअंदाज करते हुए, कराची तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है, कराची कमाता है तो मुल्क चलता है। लेकिन 10 अरब रुपए देके मतलब ये कराची के साथ ज्यादती क्या बल्कि जुल्म सितम रखा जा रहा है। होना चाहिए कि कराची के लिए कम से कम 500 अरब या 1000 अरब का पैकेज होना चाहिए जो कराची को तरक्की के मराहल तय करा सके। और डेफिनेटली हमने वफाक हुकूमत के सामने जो डेलीगेशन आया था उनके सामने ये बात रखी है कि आप अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप रैपिड मास ट्रांजिट की बात करें, जो कि सिंध हुकूमत ने नजरअंदाज किया। कराची सर्कुलर रेलवे की बात की है हमने कहा कि ग्रीन लाइन जो फेडरल फंडेड स्कीम चल रही थी और तकरीबन 66% मुकम्मल होने के बाद वो नामुकम्मल पड़ी हुई है, उसको भी तेज किया जाए
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह गरीब है कि कराची के अवाम, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि पानी की बूंद बूंद को तरस रहे। 2009 में K4 का मंसूबा शुरू करना था, लेकिन पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत ने उसे फाइलों में दबा के रखा। जब 2015 में MKM पाकिस्तान ने पूरे शहर में मुजाहरा शुरू किया तो उसको फाइल से निकालकर प्रोसेस में डाला और ऐलान किया कि 2.5 साल या 3 साल में इस प्रोसेस को मुकम्मल कर दिया जाएगा। 2018 खत्म होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 30% काम हुआ। हमने मुतालबा किया है कि K4 के मंसूबे जो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के मुश्तरका काविशों का नतीजा था, इसको तेज किया जाए। और 265 MGD पे काम हो रहा है। हमने कहा कि 265 एडिशनल MGD पे भी काम को तेज किया जाए ताकि कराची के लोग अगले 1 साल में कम से कम उनके पानी की जरूरत पूरी हो। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात हुई है, मेयर के अख्तियारात के बारे में भी तहरीके इंसाफ से आपकी बात हुई है? बिल्कुल, इस सिलसिले में भी गुफ्तगू हुई है कि जिस तरह मैं समझता हूँ जब इमरान खान साहब कराची आए थे, उन्होंने 10 निकासी एजेंडे का ऐलान किया था और कहा कि हम लोकल गवर्नमेंट को मजबूत और मेयर को मजबूत से मजबूत तक देखना चाहते हैं। उन्होंने पेशावर का मिसाल दी है और ये बात मेरा ख्याल है कि आज जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं आपसे, तो कम अज कम एटलीस्ट मैं ये बात कह सकता हूँ कि KPK में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है या जो मेयर के अख्तियारात है, एटलीस्ट पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कदरे बेहतर है। आइडियल तो नहीं है लेकिन कदरे बेहतर है। तो अगर इस तरह की चीजें भी अगर मेयर के अख्तियारात देते हैं, आज मेयर के साथ क्या है, वो मतलब कराची का मेयर होकर कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड पे अख्तियारात नहीं है, वो बिल्डिंग कंट्रोल उसके पास नहीं है, उसके पास टाउन प्लानिंग नहीं है कि वो नए शहर को किस तरह बनाएगा। तो ये तमाम चीजें हमने कहा है कि मेयर के पास अख्तियारात होने चाहिए। अमीन भाई, आपकी बातों को सामने रखते हुए तासुर ये मिलता है कि MQM में एक मजबूत सोच पाई जाती है कि तरीके इंसाफ की तरफ ही अलाइनमेंट रखी जाए, राइट? अभी नथिंग इज फाइनल एट दिस स्टेज। डेफिनेटली आपको पता है कि MKM एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते तमाम फैसले जो जिसे कहते हैं कि पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है वो राब्ता कमेटी करती है। ये तमाम चीजें आज किसी भी राब्ता कमेटी के सामने रखा जाएगा। और ज्यादा झुकाव आपका तहरीके इंसाफ की तरफ है, ज्यादा झुकाव इस वक्त तहरीके इंसाफ की तरफ लग रहा है। इसको इस तरह ले लें कि किसी भी सूरत में नाअहल, करप्ट और बैड गवर्नेंस जो पिछले 10 साल पीपल्स पार्टी का रहा है, उनके साथ तो मेरा ख्याल है कानों को हाथ लगा के भी कोई सियासी पार्टी नहीं जाएगी। तो डेफिनेटली हमारे पास मुतबादिल एक ही चीज रहता है, तो उम्मीद है कि बेहतर मुतबादिल एक ही सूरत हाल बच जाती है जो कि तहरीके इंसाफ रह जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जब जलसा करने कराची आए थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि कराची को सूबा बनाने के हक में नहीं है वो। तो अगर आप लोग तहरीके इंसाफ के साथ जाके बैठते हैं, सेंटर में गवर्नमेंट बनाते हैं, तो किस तरह से बैठेंगे? ये तो बहुत बड़ा एक क्लैश है, आइडियोलॉजिकल क्लैश है, थ्योरेटिक क्लैश है। देखिए गरीबा, हमने 3 चीजें और भी इनके सामने रखी है। मैं सूबे के साथ साथ हमने उनके सामने सेंसस की बात की है और सेंसस के बाद के सिलसिले में कौमी असेंबली में बाकायदा इस पर डिस्कशन हुआ था और डिस्कशन होने के बाद डिसाइड हुआ था कि 10% रैंडम सैंपलिंग टेस्ट होगा और फिर वो मामला CCI में गया था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, और वहाँ 5% पे एग्रीमेंट तमाम सियासी पार्टियों ने किया था। हमने उनके सामने रखी, उन्होंने बड़े ओपन माइंड तरीके से कहा कि बिल्कुल हम एग्री करते, जैसे हम हुकूमत में आएंगे तो हम 5% सैंपलिंग के लिए अपना सेंसस के हवाले से बात भी आपने तहरीके इंसाफ के सामने रखी। बिल्कुल, कराची को सूबा बनाने के, तो उस पे क्या कमेंट था? हमने उनसे बात की कि देखिए MKM पाकिस्तान लसानी बुनियादों पे कोई बात नहीं करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बात करती है। हमने कहा जब आप ये बात पंजाब में खड़े होकर कहते हैं तो आप में इतना मोरल करेज भी होना चाहिए कि आप कराची में सिंध भी खड़े होकर बात करें। और इसमें कोई लसानियत वाली बात नहीं है, बल्कि हमने कहा है कि ये अर्बन एरियाज पे डिपेंड करता हो, जुनूबी सिंध का सूबा हो, सिंध का नाम हो, और इसके अंदर जो लोग कराची में रहे, सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पख्तून बोलने वाले, उन सबों का भी अपने इसमें इंटरेस्ट है कि इनके मसाइल इसी जगह पे हल। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि उनके ध्यान में भी ब्रॉड माइंड लोग हैं और मैं समझता हूँ कि आगे चल के इससे कोई ना कोई अमली जामा पहनाया जाएगा। और अमीन भाई, कोई वजारतों के हवाले से, कोई मुशीरों के हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई मामला तय पाए? क्योंकि मैंने कहा कि MKM अवामी जमात है, तो हमने इश्यूज से बात की है, कराची के इश्यूज से बात की, हैदराबाद के इश्यूज की बात की, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के क्याम की बात की है, लेकिन हमने अभी कोई वजारत की या कोई मुशीर की बात नहीं की है। लेकिन सियासी पार्टी होने के नाते ये अगला स्टेप अगर बनेगा तो इस पर कोई ना कोई डिस्कशन हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ और सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की है।
ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग वजारतों की या मुशीरों के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन अमीन भाई, कि जब नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट फेज आता है, तो कितने वजारतें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी वजारत आप एक्सपेक्ट करेंगे सेंटर में? मगरिदा, मेरा ख्याल है ये सवाल कबल वक्त है, ये पहले राब्ता कमेटी से डिसाइड कर ले कि पिट के साथ जाना या नहीं जाना, उसके बाद ही ये सेकंड स्टेप में ये बात होगी। ठीक है, और जो भी चीज बताएंगे। सर्टेनली आपको दोबारा भी जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, हमारे साथ बात कर रहे थे। कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और नून लीग से भी, क्योंकि सवाल है हुकूमत का और अब बननी है हुकूमतें। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जी न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफी हैं तारिक चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक चौधरी साहब। जी वास्सलाम मुरीदा। बड़ी गहमा गहमी, बड़े हंगामे में आप बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। ये बताएं कि हुकूमत बनने का, जोड़ तोड़ करने का सिलसिला कहां तक पहुंचा है? बलूचिस्तान में तो बन गई हुकूमत। देखिए, बलूचिस्तान में हुकूमत के हवाले से बातचीत तो हो गई है बाप से, BAP से, लेकिन हमारी इतलात कि कल जो है अख्तर मेंगल साहब भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और वो भी एक फार्मूला लेके आ रहे हैं। उनके पास भी आपको पता है कि कुछ सीटें हैं और उनका भी ये ख्याल है कि अगर BNP और PTI और MMA और कुछ जमातें और मिल जाए आपस में तो वो भी हुकूमत साजी की कोशिश कर सकती हैं। तो ज़ाहिर है उनसे मुलाकात के बाद पता चलेगा कि वो किस मुकाम पर खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता 2 दिनों में 2 कामयाबियाँ हासिल हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के हवाले से। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनके साथ आई थी कल मिलने, डेलीगेशन मिला और उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। आज जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी आई है और उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। लेकिन काफ लीग के हवाले से एक मसला ये है कि काफ लीग के मामला जो है वो मरकज़ के साथ साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं। जब तक पंजाब के हवाले से तय नहीं हो जाएगा कि काफ लीग को वहाँ क्या शेयर मिलेगा, उस वक्त तक उनकी हिमायत तो हासिल है, लेकिन ज़ाहिर है मामला जो है गोमगू का शिकार रहेगा। अब कल से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पहले खबर आई कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी दोनों कौमी सीटें छोड़ देंगे और वो सूबे में जाएंगे। ये भी खबरें आई कि उनको स्पीकर बनाया जा रहा है, किसी ने कहा उनको सीनियर वजीर बनाया जा रहा है, किसी ने कहा कि वो मरकज में रहेंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर बात नहीं आई कि वो क्या करना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने ये बात वाज़ेह कर दी कि जो CM होगा पंजाब का वो उनकी अपनी पार्टी के अंदर होगा। आज जो अहम इजलास जारी है उसमें ये बात सामने आनी है कि क्या पंजाब की जो वज़ारत आला है वो कोई एक आर्जी तौर पर, यह भी कहा जा रहा है कि जिस शख्सियत को लाना मकसूद है वो मुझे नहीं पता कौन है, उसके इंतजार के लिए आर्जी तौर पर एक चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ये एक तजवीज़ है, हो सकता है ज़ेर बहस आई हो सकता ना आई हो, लेकिन हमने सुना है। अभी तक ये तय नहीं हो सका कि कौन जो है। चीज तो कंफर्म है कि पंजाब की वजारत आला के लिए शाह महमूद कुरैशी ग्रुप वर्सेस जहांगीर तरीन ग्रुप, ये दोनों अपने अपने बंदे, क्योंकि शाह महमूद साहब इमीडिएटली तो नहीं बन सकते, ख्वाहिश तो उनकी है, लेकिन फिलहाल वो भी नहीं चाहते कि जहांगीर तरीन के ग्रुप में से कोई बंदा अगर आर्जी तौर पर CM पंजाब बने तो वो शाह महमूद साहब को कबूल नहीं होगा। और शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप में से तो एक बड़ी खींचातानी चल रही है इस वक्त तो पंजाब की वजारत आला के लिए गवर्नमेंट में, तहरीक इंसाफ में। जी मैं यही अर्ज कर रहा था कि अभी तक खुद तहरीक इंसाफ ये फैसला नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ को नंबर पूरे करने के हवाले से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय में वो नंबर पूरे कर चुके हैं, ये पूरे कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल इसमें प्रॉब्लम होगा। पंजाब की वजारत आला के बारे में बात हो रही है तो मुझे फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं और मरकजी तर्जुमान भी हैं और चंद दिन पहले अपनी ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं कि वो पंजाब की वजारत आला मिली तो क्यों नहीं कबूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, प्रोग्राम के लिए। और सब नजरें इस वक्त पंजाब की नंबर गेम पे हैं। पहले मुझे पंजाब की नंबर गेम बताएं और ये बताएं कि आप लोगों ने पंजाब का वजीर आला कोई नाम फाइनल किया है या कोई नाम आपके जहन में सोच में है? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, आपके प्रोग्राम में दोबारा भी ये कह देता हूँ कि जो नाम फाइनल है करना है वो इमरान खान साहब का फैसला है। हमारी जो सीटें हैं, हमारी जो सियासत है वो इमरान खान साहब की अमानत है। इमरान खान जिसके ऊपर फैसला करेंगे उसके ऊपर तमाम पार्टी जो है वो यकजा होगी और इमरान खान जब फैसला करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूंगा। और कुछ नाम इस वक्त कुछ डेलिब्रेशन तो चल रही होगी, किन किन नामों पे गौर हो रहा है? आपका नाम उनमें है? देखिए, डेलिब्रेशन या स्पेकुलेशन करना तो मीडिया का काम है। मैं तो आपको जो भी नाम कितनी होगा वो बताऊं। अच्छा, और पंजाब की नंबर गेम कहां तक पहुंची?
नंबर जी हमारा इस वक्त 181 हम इस वक्त पंजाब असेंबली में हो चुके हैं और 169 इस वक्त जो है वो नेशनल असेंबली में हो चुके हैं। अच्छा, 181 पंजाब में कह रहे हैं और 169 सेंटर में, तो पंजाब को फिर आप लोग डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते गवर्नमेंट फॉर्मेशन का? किस चीज का वेट कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो कल की डिक्लेयर कर चुका हूँ कि हम हुकूमत बना रहे हैं। वजीर आला का नाम जो है वो इमरान खान साहब जो ही मुझे कन्वे करेंगे, जो भी वजीर आला वो सब बताएंगे वो मैं आपको कन्वे करता हूँ। अच्छा, कुछ ऐसी उड़ती खबरें आ रही हैं, आप उसकी तस्दीक कर दें, तरदीद कर दें कि शाह महमूद कुरैशी ग्रुप वर्सेस जहांगीर तरीन ग्रुप पंजाब की वजारत आला के लिए इनमें काफी खींचातानी चल रही है, क्या ऐसा है या सिर्फ अफवाहें हैं ये? देखिए, हर पार्टी में पोजीशन के लिए खींचातानी होती है, हर पार्टी में लॉबिंग होती है, हर पार्टी में लोग कोशिश करते हैं ओहदों के लिए। ये एक बिल्कुल कुदरती अमल है, लेकिन फैसला जो है वो इमरान खान करेंगे और फैसला जो इमरान खान करेंगे वो सब मानेंगे। और ये फैसला कब तक हो जाए पंजाब के वजीर आला का? आइन के तहत 21 दिन होंगे जिसमें अपना वो इजलास होना है, गवर्नर ने जाहिर इजलास बुलाना है, वफाकी हुकूमत ने उसकी एडवाइस करनी है। तो मेरा ख्याल है अभी इससे इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जो ही फैसला जिस नतीजे पे भी पहुंचेंगे मैं इंशाल्लाह आपको आगाह करूंगा। अच्छा फवाद साहब, बीच में ये खबरें भी आ रही थी कल से कि चौधरी परवेज इलाही साहब को शायद सीएम बना दिया जाए पंजाब का या स्पीकर बना दिया जाए, इनमें कितनी सच्चाई है इन खबरों में? मैंने कल भी वाजे किया था कि वजीर आला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, बाकी ओहदे जाहिर है कि उनके ऊपर एक फार्मूला तय होगा, उस फार्मूले में पहले बातचीत हुई है, अब दोबारा उसके ऊपर बातचीत होगी और अकॉर्डिंगली PMLQ को जाहिर है उनका एक हिस्सा बनता है, उनका वो हिस्सा जो है वो उनको मिलेगा, इख्तियार में उनकी शराकत होगी और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह वो चलेंगे। ओके, एंड वन लास्ट क्वेश्चन, आज ये भी खबर आती रही कि शायद जो वोट टेकिंग होगी इमरान खान साहब की उसमें भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत दी जाएगी और सार्क सरबराहान मुमलिकत को भी दावत दी जाएगी, तो क्या नरेंद्र मोदी को दावत देने के बारे में कोई सोच पाई जाती है जमात में? नहीं, मैंने अभी उसको वाजे भी किया है कि हमने फॉरेन ऑफिस से एडवाइस मांगी है कि जो इंटरनेशनल डिग्नेटरीज हैं उनको बुलाया जाना चाहिए, वक्त भी कम है, फॉरेन ऑफिस के जिम्मे लगाया गया है, वो फॉरेन ऑफिस इस मामले को देख रहा है, जो वो मशवरा देंगे उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा। यानी कि सोच पाई जाती है, जब आप इंटरनेशनल डिग्नेटरीज की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि इमीडिएट नेबरहुड में भी दावत दी जाए। देखिए, इसके ऊपर जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि जैसे 7 ममालिक हैं या बाकी कुछ लोग हैं जो आना चाहते हैं, ये हमने फॉरेन ऑफिस को ये टास्क दिया है, फॉरेन ऑफिस जो भी अपना अमल जो है वो उससे आगाह करेगा, अपनी एडवाइस से आगाह करेगा, अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर अमल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब स्पेशल प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और मुझे यहाँ पे फरजा अली खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरो चीफ वो भी ज्वाइन कर चुकी हैं, बड़ी दबंग सीनियर सहाफी हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, आवाज आ रही है आपको? फरजाना को आवाज शायद नहीं जा रही है। फरजाना, आप अपनी आवाज जरा ठीक करवा लें ताकि फिर हम आपसे पूछते हैं कि किसको आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवाने जा रही हैं, आतिफ खान को या परवेज खटक को। तब तक तारिक चौधरी साहब, बात आपने सुन ली, फवाद चौधरी साहब को कमेंट करेंगे इस पे, खासतौर पे वज़ारत आला पंजाब के हवाले से बात कर रहे थे आप। देखिए, उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि अभी तक किसी हतमी नाम पर नहीं पहुंच सके। मैं सिर्फ उन नामों का जिक्र करूंगा जो स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो पीटीआई के हल्कों में ज़ेरे बहस हैं, उनको बारी बारी हम जिक्र कर लेते हैं। हो सकता है कल को कोई ऐसा बंदा सामने आ जाए जिसका नाम कहीं जिक्र नहीं आ रहा। परवेज इलाही का नाम बिल्कुल डिस्कशन में हुआ था, फिर हम आपका चलाएंगे ये, फिर हम तारिक चौधरी साहब आपका ये चलाएंगे कि हमने सबसे पहले खबर दी थी वज़ीर आला पंजाब की। अच्छा नहीं, मैं खबर की बात कर, मसलन मुझे मालूम है कि चकवाल से एक MPA है जो जिनका नाम यासर सरफराज है, उनका नाम भी पार्टी के अंदरूनी हल्कों में ज़ेर बहस है। ये भी दुरुस्त है कि यास्मीन राशिद साहबा का नाम ज़ेर बहस है, लेकिन ये जो था क्राइटेरिया खुद PTI ने गुज़श्ता दौर में बनाया था कि जी रिजर्व के पे जो लोग आते हैं उनको बड़े बड़े ओहदे क्यों दिए जाते हैं, लेकिन चूंकि वो मेरे नज़र में ज़ाती राय में रिजर्व और इलेक्टेड जो लोग हैं एक ही जैसे होते हैं, जो कि दोनों एक असेंबली के लोग होते हैं। मेरी ज़ाती राय में इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह कहा जा रहा है कि स्टॉप गेट एक अरेंजमेंट की जाए और उसमें अगर किसी और को लेके आना है तो उसके लिए आर्जी तौर पर किसी को बना दिया जाए। अलीम खान साहब का नाम भी ज़ेर बहस है। मेजर टाइट ताहर सादिक साहब जो अटक से MNA भी बने हैं, MP भी बने हैं, उनका नाम भी ज़ेर बहस है। ये भी बहस है। अच्छा, ये भी एक है कि साउथ
पंजाब से ड्रॉप हो गया है। फिलहाल अलीम खान किसका नाम में से ड्रॉप हो गया नाम। मैं वही कह रहा था कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर स्टॉप गैप अरेंजमेंट है तो उसमें उनका नाम शामिल है। ये भी कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब से किसी को लाया जाए, तो बहुत सी बातें ज़ेरे बहस हैं, बहुत से नाम ज़ेरे बहस हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग नाम यही है जिनका नाम आ रहा है। इनमें से किसी को सकता। प्रॉब्लम पता क्या है कि इस वक्त जो 7-8 सीटें कौमी असम्बली की जो है वो कम होती नजर आ रही हैं, जो लोग ज्यादा सीटों से जीते हैं। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि लोग जो है वो मरकज में आए ताकि उनका जो नंबर है जो कि श्रिंक है, जो कि थोड़ा है और पूरा होना थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वहां लोग ज्यादा आए। मेरा ख्याल है इसी वजह से परवेज खटक साहब का नाम भी, चूंकि वो कौमी पे भी मुंतखब हुए हैं, सूबाई पे मुंतखब हुए हैं। असद कैसर साहब जो है मेरा ख्याल है कि वो कौमी पे भी मुंतखब हुए हैं, सूबाई पे मुंतखब हुए हैं। तार सादिक साहब 2 कौमी पे मुंतखब हुए हैं, परवेज लाई साहब दो कौमी पे मुंतखब हुए हैं। तो असल प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी ऐसी शख्सियत को ले जाया जाता है सूबे में तो फिर उसकी वजह से मरकज में सीटें कम होती नजर आ रही हैं। ये कुछ जो है वो हर्डल जरूर हैं जो कि जिनको दूर कर दिया जाएगा। नंबर गेम की आप बात कर रहे हैं ना, ये नंबर गेम सेंटर की पंजाब की, इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि परवेज खटक साहब की बात हो गई है, फरजाना अली साहिबा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। फरजाना, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारी सीनियर सहाफी हैं, बड़ी दबंग कुलीग हैं। फरजाना, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में किसको वज़ीर आला बनवा रहे हैं आप लोग? परवेज खटक साहब को या फिर आतिफ खान साहब को? देखिए, अब तक जो इतलात आ रही हैं उसमें तो लग ये रहा है कि आतिफ खान का नाम जो है, मोहम्मद आतिफ खान, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप यूं समझे कि 95% कन्फर्म हो गया है कि फैसला उन पे आके रुक गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज खटक साहब चाह रहे हैं कि वो फिर से आ जाएं, लेकिन जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि नंबर गेम्स की वजह से उनकी और असद कैसर साहब की और उन लोगों की जो MNA की सीट पर भी जीते हैं वहाँ पर ज़रूरत है। और जाहिर है जब गवर्नमेंट साजी करनी होती है तो लार्जर मफाद में देखा जाता है और हर पार्टी का ये हक है कि वो बैठ के इस चीज़ को तय करे और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि खुद परवेज खटक साहब की ख्वाहिश थी कि वो कंटिन्यू करें, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था। अब चूंकि मामला नंबर गेम्स का आ गया है तो आज उनका मूड थोड़ा, कल तक तो ऐसा था कि यहाँ पर स्पीकर हाउस में आपने भी न्यूज़ सुनी, हमने सारा दिखाया भी कि किस तरह एक इजलास बुलाया गया जिसमें 20 से 25 लोग आए थे। असद कैसर साहब भी थे, शाह फरमान साहब भी थे, और बात यहाँ तक भी आके रुक गई कि अगर परवेज खटक साहब की या असद कैसर साहब की उनको मरकज में ज़रूरत है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि शाह फरमान का नाम दे देते हैं कि उनको वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन बहरहाल जो अब तक हमारी इतलात हमें बनीगाला से मिल रही है, हमारे सोर्सेज से, अगरचे वो इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगता यही है कि आतिफ खान पर कंसेंसस करना पड़ेगा और उसकी मेन वजह जो है वो यही होगी कि उन्हें नंबर्स चाहिए। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि पार्टी जो है उनसे जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ लोगों से तो वो कहते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आतिफ आते हैं या परवेज खटक आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एक मिच्योर लोग हैं, जो पिछले जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको नाम भी लिया, असद कैसर साहब हो गए, शाह फरमान साहब हो गए, 23 लोग अगर आके कल चाय पीने के लिए तो नहीं बैठे थे ना, वो यकीनन कुछ गुफ्तगू करने के लिए बैठे थे। उनका कंसेंसस था कि परवेज खटक साहब जो है वो कंटिन्यू करें, लेकिन यूथ जो है वो आतिफ को भी बहुत ज्यादा पसंद करती है और बहुत सारे पार्टी के लोग जो हैं वो आतिफ को भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आतिफ एक तो यूथ को साथ लेकर चले हैं और फिर एजुकेशन को भी उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। जो मेरी आपकी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि तहरीक इंसाफ में जो लॉबिंग है, जो ग्रुपिंग है, जो गिरोहबंदी है, वो नहीं चाहता खैबर पख्तूनख्वा वाला ग्रुप के सवाबी ग्रुप आ जाए। तो जरा इस पे डिटेल से मैं आपसे बात करूंगी कि फिर इसका मतलब यह है कि सवाबी ग्रुप की बनीगाला में लॉबिंग मंगे। मेरे साथ हैं कराची से सीनियर सहाफी हैं, आज न्यूज कराची की ब्यूरो चीफ है रफत सईद साहब, फरजाना अली साहिबा, तारिक चौधरी साहब से बात हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम रफत सईद साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हमारी मुसलसल MQM वालों से बात हो रही है, इस वक्त तक लग ये रहा है कि MQM का वाज़ेह झुकाव है तहरीक इंसाफ की तरफ कोalition में जाने का। अगर ऐसा हो जाता है, बाज़ाब्ता ऐलान हो जाता है, तो इसका MQM के वोटर पे फर्क पड़ेगा?
देखिए एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि कोई मुतालबा नहीं है, लेकिन जो मेरी मालूमात के मुताबिक मुतालबा इन्होंने किया है। जो जहांगीर खान तरीन से जो मुलाकात हुई उसमें यह बात रखी गई है कि एमक्यूएम के जो सील दफातर हैं वो खुलवाए जाएँ। इसके अलावा जो उनके कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हैं उनकी रहाई का मामला है। इसके अलावा लापता अफराद की बाजियाबी का मामला है। इसके बाद हैदराबाद के मसाइल हैं और फिर इसके साथ साथ ये भी है कि जो वफाकी हुकूमत की कुछ स्कीमें हैं, को फंड्स की फरहमी है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कराची के लिए लाए जाएं जिससे कि वो जो बल्दियाती इदारों में एमक्यूएम में उन्हें बूस्ट मिले। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिस तरह के ताल्लुकात एमक्यूएम के हैं, शिकवा यही रहता है कि फ़ंड्स नहीं हैं इसलिए वो तरक्याती काम नहीं करवा सकते, सिंध हुकूमत फ़ंड रिलीज़ नहीं कर रही है। तो इस तरह के मामला हैं। जिस तरह साबिक़ हुकूमत ने ग्रीन लाइन मनसूबा कराची को दिया था जो अब तक पाया तकमील को नहीं पहुँचा है। तो इस तरह की बातें की हैं। इसके साथ साथ उसके एवज़ जो है एमक्यूएम हिमायत करेगी। वजारतें शायद अभी ना लें, ये बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वजारतें लेने से इनके जो मामलात हैं, जो कारकुनों में जिस तरह की बातचीत है उसको नुकसान पहुंचेगा और जो लोग हैं वो भी खुश नहीं होंगे। तो लिहाजा यकीनन ये चीज़ें हासिल करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर से ये तमाम चीज़ें लेकर वो वहाँ गए हैं। और सियासी मुज़ाकरात में अमूमन यही तरीक़ाकार होता है कि एमक्यूएम के पास आए तो उन्होंने कहा हम राब्ता कमेटी में लेकर जाएंगे, और जब वो जहांगीर खान तरीन ने कहा कि ये मामला लेकर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और इमरान खान साहब के सामने रखूंगा, तो यकीनन लेकिन पॉजिटिव जेस्चर आए दोनों जानिब से और जहांगीर तरीन भी मुतमईन और खुश नज़र आए हैं और एमक्यूएम भी अंदरून खाना मुतमईन है, क्योंकि उन्हें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा कराची में काम करने के लिए। अभी अमीन भाई भी हमारे साथ थे, अमीनुल हक भाई, और वो उन्होंने बिल्कुल डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी आगे चल के सेकंड फेज में वजारतों की बात हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त सईद गनी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये फरमाएं कि एमक्यूएम इस वक्त वाज़ेह झुकाव रख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कॉलिशन बनाने के लिए, और जवाब में वो ज़ाहिर है कराची, हैदराबाद समेत सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनके मसाइल का हल चाहती है। खासतौर पर यह भी चाहती है कि जो विफाक से फंड्स मिले वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बजाय डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट्स को मिले और डायरेक्टली मेयर के पास आए। क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो अंडरस्टैंडिंग एमक्यूएम और वफाकी हुकूमत के दरमियान अगर कोई होती है तो जाहिर है कि वो अपनी शराइत रखेंगे, ये मानेंगे, तो उस पर मैंने क्या कमेंट करना है। लेकिन बहरहाल यहाँ के जो लोग हैं कराची शहर के खासतौर पर, जिन्होंने शायद जितने भी लोगों ने जेन्युइनली वोट एमक्यूएम को पीटीआई को दिया है, उन्होंने शायद एमक्यूएम की पॉलिसी से तंग आकर ही दिया है। और ये उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ अच्छा मैसेज होगा कि जिनसे बेजार होकर उन्होंने वोट दिया था उन्हीं को साथ मिलाया पीटीआई ने। क्योंकि एमक्यूएम को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शिकवा, बल्कि शिकवा ने इल्जामात भी आयद करते रहे हैं कि आप लोग लोकल गवर्नमेंट के फंड्स रोक के बैठे रहे, आप लोग मेयर के फंड्स रोक के बैठे रहे। तो इसलिए मैं आपका कमेंट चाह रही थी। सेकेंडली, इस वक्त शायद बिलावल भुट्टो के अंडर मीटिंग भी चल रही है, जरा वहां की कुछ बात बताइएगा, कोई खबर दीजिएगा, क्या कुछ फैसले सामने आने वाले हैं? हाँ, अभी तो एक तो उन्होंने जो हमारे मेंबर्स जीते हैं उनको खाने को बुलाया था और उन्होंने शाबाशी दिया, उनको उन्होंने इनकरेज किया कि जिस किस्म के दबाव का वो शिकार रहे इंतखाबात से पहले भी और फिर इंतखाबात के दिन भी जो सूरत हाल रही, उन हालात में इतने बड़े पैमाने पर जो पीपल्स पार्टी जीती है, तो उन्होंने जो जिस तरह से काम किया था उसको उन्होंने सपोर्ट किया और उसको शाबाशी दी उस पर। और बाकी ये ज़रूर कहा कि सूबा सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो अब हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी गवर्नेंस और जो डिलीवरी के इश्यूज हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे और लोगों को सर्व करेंगे जिन्होंने हमें वोट किया है। और सेंटर में जो अपोजिशन अपना मुश्तरका उम्मीदवार लाना चाहती है, वज़ीर आज़म का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, उस हवाले से पीपल्स पार्टी का फैसला क्या है आज? नहीं, अभी आज उस पर तो बात नहीं हुई, लेकिन यकीनन उस पर बातचीत आगे बढ़ जरूर रही है कि पहले मरहले पर तो कुछ जमातों का ये मौक़िफ़ था कि हम असम्बली में ना जाएं और हलफ ना लें। अब उस पर तकरीबन अक्सरियत जमातों का ये फैसला आया है कि वो असम्बली में जाएंगे, हलफ लेंगे और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए जो इंतखाबात के ऊपर हमारे एतराज़ात हैं उस पर भी बात करेंगे और जो पीटीआई को जिस भी इलेक्शन में टफ टाइम दिया जा सकता है उनको देंगे, ख्वाह वो वज़ीर आज़म का हो, ख्वाह वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का हो, या उसके अलावा कोई और ऐसे मौके आते हैं जहाँ अपोजिशन को भरपूर किरदार अदा करना और मिल के करेंगे। ठीक,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब बात करने के लिए। तारिक चौधरी साहब, आपके पास में आऊंगी और उसके बाद फरजाना साहिबा से भी कमेंट चाहूंगी। सेंटर में तहरीक इंसाफ से दावा कर रही है कि 169 उसके पास हो गए हैं, 172 का नंबर उसने पूरा करना है। आप बताएं कि सेंटर में सिचुएशन क्या है असल? देखें, जो हमारे सामने कागज़ पर लिखे हुए दादो शुमार हैं उसके मुताबिक अगर MKM को भी शामिल कर लिया जाए और मुस्लिम लीग काफ को भी शामिल कर लिया जाए, BNP और BAP को भी शामिल कर लिया जाए और उसके बाद रिज़र्व सीटें और जो मिनॉरिटीज़ की सीटें आनी हैं वो सब को शामिल कर लिया जाए और सब जो है अक्सर तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दें, तो उसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि फिर भी 5 या 6 वोट, वो खुद कह रहे थे 169 कह रहे थे, तो अगर 169 में फिर 3-4 वोट कम होते हैं, अगर 165 या 167 हो तो फिर भी 5-6 वोट जो है वो कम होते हैं, तो डेफिनेटली वो वोट भी पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन बुनियादी चीज़ जो मैं पहले भी अर्ज किया था ये है कि अभी तक जो उहदों का फैसला नहीं हो सका और जब तक पंजाब का फैसला नहीं कर लिया जाएगा पंजाब में किसने क्या करना है और किसको क्या मिलेगा, जाहिर है जो मुस्लिम लीग काफ है या जो आज़ाद अरकान आए हैं वो फीसबिल्लाह तो नहीं आते, वो कोई ना कोई सियासी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उनको उनके साथ क्या किया जाएगा वो होगा। उसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि लेकिन मैं फरजाना साहिबा से जरूर लास्ट कमेंट लेना चाहती हूँ। फरजाना साहिबा, क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि जो आप बता रही थी कि सवाबी ग्रुप उसकी लॉबिंग मजबूत हो गई है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे चल के KP की सियासत पे? देखिए, मेरा ख्याल में परवेज खटक साहब को यकीनन वहाँ पे बता दिया गया है और कोशिश भी यही की जाएगी कि अगर वो मरकज में रहते हैं और यहाँ पर वजीर आला नहीं बनते तो यहाँ भी तो मुस्तहकम हुकूमत चलानी है, नंबर्स उनके पास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 16 से 17 सीटें खवातीन की भी हो जाएंगी और बहुत मुस्तहकम उनकी हुकूमत बनने जा रही है, तो कोशिश उनकी यही है कि कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरा ख्याल है कि वो आपस में मिल बैठकर मामला तय कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तजर्बा उनका हो चुका है, अब सिर्फ जो चीजें रह गई थी उनको पाया तकमील तक पहुंचाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना अली, रफत सईद साहब, तारिक चौधरी साहब और बाकी तमाम गेस्ट का भी। अभी वक्त हुआ है आज न्यूज में हेडलाइंस का, सो ओवर टू हेडलाइंस एंड देन द बुलेटिन। थैंक यू सो मच।